अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 5 अक्टूबर 2024 का दिन ख़त्म हो चुका है और आज के इस दिन में जितने वाक़यात हुए, जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुईं, जिस तरह से आवाम का जोश व खरोश, हिम्मत और बहादुरी थी और जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ बनी है, हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड और वो इमेजेस हमारे सामने आए, ना सिर्फ लोगों के बल्कि वो तारीखी आइकॉनिक इमेज जब इस्लामाबाद की जिन्ना एवेन्यू जो है उस पे आवाम का एक हजूम बहुत आहिस्ता से अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों और दस्तों के अंदर से गुजर जाता है और फ़ौज उसको रास्ता दे देती है। ये वो आइकॉनिक इमेजेस थे जिसके पेश नज़र तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक नहीं गालिबन दो नहीं गालिबन तीन गालिबन वीलॉग मुझे करने चाहिए थे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं एक भी वीलॉग नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि जहाँ मुख्तलिफ हालात वाक़यात की इंडिविजुअल डिटेल्स तो देखने में मिली, सैकड़ों इमेजेस तो मिले, बातें सुनने को तो बहुत मिली, लेकिन कोई बिगर पिक्चर जो है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की डायरेक्शन इस वक्त है क्या, जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान टोला है शरीफ जरदारी आसिम रजीम, वो क्या करना चाह रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बिल्कुल सही और दुरुस्त फैसला किया कि हम एहतजाज को इस स्टेज पे कॉल ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कि तमाम इंडिविजुअल डिटेल्स हैं, इसके साथ जो एक बिगर पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो रही। फॉर इंस्टेंस अली अमीन गंडापुर, जिनको कई घंटों पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस में एक अजीब गैर कानूनी तरीके से उन्हें वहाँ पर डिटेन कर दिया गया, हिरासत में ले दिया गया। उसके बाद एक फजूल सी बहस हो रही है कि गिरफ्तार हैं ये गिरफ्तार नहीं है, उन्हें बेसिकली तौर पे उनको हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर दिया गया। उसकी क्या अहमियत है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, गवर्नर रूल हो जाएगा, हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, असम्बली का सेशन बुला दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों की क्या हकीकत है? और फिर पाकिस्तान की फ़ौज को इस्लामाबाद में चले इस एक्सक्यूज़ से बुला लिया गया था कि हमने एससीओ को प्रोटेक्ट करना है, एससीओ के समिट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को लाहौर में बुलाने की क्या अहमियत है? ज़ाहिर है कि सारा का सारा भांडा आपका वहाँ पे खुल जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर क्या कैफियत है, वहाँ क्या सवाल उठने चाहिए? पाकिस्तान के जो ताकतवर मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया टाइकून्स हैं, उनके सामने क्या सवाल होने चाहिए? पाकिस्तान की कराची, लाहौर, फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके सामने इस वक्त क्या सवाल होने चाहिए? और मगरब में हम किस किस्म का एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल अब तक हमने देखा है और क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल होना चाहिए? ये तमाम चीज़ें मेरे सामने हैं। इस बिगर पिक्चर को मैं उस तरह से तो अभी तक नहीं समझ सका जिस तरह से मेरी कोशिश थी कि मैं समझ सकूं। और मेरा ये ख्याल था कि मैं बहुत से इमेजेस, फुटेज, शॉट्स आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने अब अलग कर दिया है, छोड़ दिया है। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो भी बड़ी पिक्चर मेरे सामने है, इसे मैं अल्फाज के ताने बाने से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर उनको मैं जोड़ दूंगा। मैं बात का आगाज़ तो करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के जो अफसरान हैं, खा वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, कर्नल साहिबान हो, ब्रिगेडियर साहिबान हो, इस तारीखी मौके पे उनकी क्या इंटेलेक्चुअल, मॉरल और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मैं 2 जुमले ये कहूँ कि सितम ज़रीफ़ी ये है शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम की, जिसका इस वक़्त पोस्टर बॉय जो है वो मोहसिन नकवी है, कि ये कह रहे हैं कि हमने कानून नाफ़िज़ करना है, कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो लोगों के सामने जिनको लाके खड़ा कर दिया है, जिसमें अब अफवाज पाकिस्तान का भी इन्होंने इजाफा कर दिया है। हकीकत क्या है कि लोग निकले ही इसलिए हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, केपी और लाहौर के अंदर कि वो कानून को नाफिज करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं वो लाकानूनियत के खिलाफ निकले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के सिस्टम को तबाह करने की जो साजिश की जा रही है शरीफ जरदारी, मोहसिन नकवी और जनरल आसिम के की तरफ से, उसका रास्ता रोकने के लिए निकले हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप एक गैर कानूनी तरीके से एक सो कॉल्ड आइनी पैकेज लाना चाह रहे हैं, जो आप एक गैर कानूनी तरीके से एक सो कॉल्ड आइनी अदालत और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं, वो उसके रास्ते में निकले हुए हैं। और वो इसलिए निकले हैं कि यही हाई कोर्ट्स और यही अदालतें जो कोई भी रिलीफ उनको दे सकती हैं, जब आप लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के उनके बीवी बच्चों के सामने घरों से लोगों को मारते हुए, ज़दूकूब करते हुए निकाल के ले जाते हैं, जब मीडिया वालों को, शायरों को, बोलने वालों को, सियासतदानों को, वर्कर्स को आप उठा के गुम कर देते हैं, हफ्तों महीनों के लिए गुम कर देते हैं, तो वो उसके खिलाफ जो रिलीफ थोड़ी सी मिल सकती है, जो आवाज़ उठती है लोगों की, वो हाई कोर्ट्स में से उठती है। और उन्हीं हाई कोर्ट्स को ख़त्म करके तबाह बर्बाद करने के लिए ये सो कॉल्ड
आईनी पैकेज जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। इस एहसास और इस अवेयरनेस में लोग बाहर निकले हैं। लेकिन ये ऊपर से कह रहे हैं कि लोग जो है हम उनसे कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी तो ये रजीम कर रहा है जिसको हुकूमत कहना भी लफ्ज़ हुकूमत की जो है वो एक तरह से बेइज्जती। सबसे पहले मैं चलना चाहता हूँ पाकिस्तान की आर्मी के अफसरान की तरफ, और मैं जब अफसरान की बात करता हूँ तो ये अफसर शुरू हो जाता है सेकंड लेफ्टिनेंट से, इसमें कैप्टन भी हैं, इसमें मेजर भी हैं, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, इसमें कर्नल साहिबान भी हैं, इसमें ब्रिगेडियर साहिबान भी हैं, इसके अंदर मेजर जनरल साहिबान भी हैं। और जो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या आपको एहसास है कि गुज़श्ता तकरीबन 80 बरस की पाकिस्तान की तारीख में आपको एक साम्राज्य और इम्पीरियल ऑर्डर की फ़ौज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। पहले बलोचों के ख़िलाफ़, पठानों के ख़िलाफ़, फिर बंगालियों के ख़िलाफ़, फिर उर्दू स्पीकिंग लोगों के ख़िलाफ़, फिर बलोचों के ख़िलाफ़, और अब पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस मोमेंट में जहाँ तारीख़ करवट ले रही है, क्या आप हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े होंगे, या आप जनरल ज़िया और जनरल याहिया की फ़ौज की तरह हिस्ट्री की रॉन्ग साइड के ऊपर खड़े होंगे? इसका आपने स्टेज के ऊपर फैसला करना है। क्या आप बांग्लादेश की उस फ़ौज की तरह की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और शऊर का मुजाहरा करेंगे जहां शेख हसीना की हुकूमत की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के जूनियर अफसरान ने एक सैकड़ों के हिसाब से एक लेटर रिलीज़ कर दिया था फ़ौज के अंदर, जहां पे ये कहा गया था कि किसी भी सूरत बांग्लादेश की फ़ौज को बांग्लादेश के अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये आपका एक मोमेंट है। अब मैं कुछ सवालात भी आपके सामने रख देता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग। पहले तो मोहसिन नकवी ये जो है पोस्टर बॉय ऑफ इस रजीम, इसकी एक्सप्रेशन ये थी कि फ़ौज को इसलिए इस्लामाबाद में तलब किया गया है कि एससीओ का जो समिट होगा है वहाँ लीडरान ने आना है। हालांकि बिल्कुल बोगस बात थी, बिकॉज वो तो 15 तारीख से पहले आ कोई नहीं रहा, और 4 तारीख को अगर आप फ़ौज को इस्लामाबाद में बुला रहे हैं तो आपकी नीयत, आपके इरादे ज़ाहिर है वो नहीं थे, आप सिर्फ एक बहाना इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बहाना ये दिया गया कि एससीओ के समिट की प्रोटेक्शन के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और भी बड़ी बकवास की गई, मैं देख रहा था मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में कि फ़ौज जो है वो फसादियों और शरपसंदों के अकब में नमूदार हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि फ़ौज में और लोगों में किसी किस्म का तसादम नहीं हुआ। लेकिन ज़रा आगे चलें, ये लाहौर के अंदर फ़ौज को क्यों बुला लिया गया है? लाहौर में कौन सा एससीओ का समिट होने लगा है? लाहौर के अंदर ये जो पंजाब की हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू करके फ़ौज को वायलेंस करने की इजाज़त जो है दे दी है, ये क्या है? क्या ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती? क्या ये सवालात आपके ज़हन में पैदा नहीं होते? क्या खुदा ताला ने आपके सोचने समझने की जो दिमागी सलाहियतें हैं उनके ऊपर सील लगाई हुई है? क्या आपका कोई आईक्यू बहुत ज़्यादा थोड़ा है? क्या आप मजबूर बहुत ज़्यादा हैं? ये शऊरी तौर पर आप बहुत ज़्यादा नीचे हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है शरीफ, जरदारी, आसिम रजीम और मोहसिन नकवी के ज़ाती मफादात की खातर? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के सिस्टम को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कि तमाम चीज़ें आप देख नहीं सकते? क्या मसला है कि आपको चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही? मुझे याद है कि डॉक्टर शहबाज गिल को जब उनको ज़दुकूब किया गया समवेयर इन द जुलाई ऑफ 2022, तो जो बुनियादी मसला था वो ये कि डॉक्टर शहबाज गिल ने ARY की ब्रॉडकास्ट के दरमियान में जो 2-4 जुमले बोले थे, जब उन्होंने ये कहा था कि हमारा अफवाज पाकिस्तान के साथ क्या झगड़ा, हम तो पाकिस्तान की फ़ौज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान सबसे पॉपुलर हैं, जो कि बार बार इलेक्शंस ने उस चीज़ का सबूत भी दिया। और फिर उन्होंने एक और जुमला कहा था, उन्होंने कहा था कि फ़ौज के जो अफसर हैं उनको भी तो ज़ाहिर है कि इल्लीगल ऑर्डर्स जो है उनको पता होना चाहिए कि हमने इल्लीगल ऑर्डर्स को नहीं मानना। इस एक चीज़ का जनरल बाजवा और उनकी टीम को बड़ा गुस्सा था, जिसके नतीजे में डॉक्टर शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इबरत की एग्जाम्पल बनाने की उनकी कोशिश की गई। पूरा 1 महीना जिस तरह के हालात थे वो सब आपको याद हैं। लेकिन बेसिक चीज़ क्या पाकिस्तान के फ़ौज को नहीं पता कि 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो 2 ट्रायल हुए, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए, एक जर्मनी में न्यूरमबर्ग में, मेरा ख्याल है न्यूरमबर्ग जर्मनी में, और दूसरा जो है वो टोक्यो ट्रायल्स। और उन दोनों ट्रायल्स के अंदर जो डिफेंस पेश किया गया था फौजी अफसरों की तरफ से वो ये था कि आई हैड माई ऑर्डर्स, और वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में ये फैसला हुआ कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आई हैड माई ऑर्डर्स, और मिलिट्री अफसरान जो हैं उन्होंने अपने दिमाग से ये समझना है कि उनके पास जो ऑर्डर्स हैं वो कानूनी हैं या गैर कानूनी है। वैसे भी ये जो आई हैड माई ऑर्डर्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग के ऊपर होता है। आई हैड माई ऑर्डर्स का ताल्लुक सिविलियन लाइफ में
अर्बन सेंटर्स के अंदर और शहरों पे आई हैड माई ऑर्डर्स का किसी किस्म का कोई अतलाक जो है वो नहीं हो सकता। इसकी कोई हकीकत नहीं है आई हैड माई ऑर्डर्स। और यहाँ जो ये ट्रायल्स थे, न्यूरमबर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल, उन्होंने दो प्रिंसिपल्स, नए दो कॉन्सेप्ट्स दिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर। एक कॉन्सेप्ट था क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट था क्राइम अगेंस्ट द पीस। इस वक्त बदकिस्मती से मोहसिन नकवी शरीफ सरदारी पाकिस्तान की फ़ौज को इस्लामाबाद और लाहौर में लेकर आए हैं तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स अगेंस्ट द पीस। ये पाकिस्तान आर्मी के अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश की फ़ौज की तरह अपने शऊर का सबूत दें और किसी भी तरह पे किसी भी जो वायलेंट एक्टिविटी है अगेंस्ट द पीसफुल पीपल ऑफ पाकिस्तान उसका हिस्सा ना बने, वरना तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इस रजीम के कदम उखड़ चुके हैं, ये आपके ज़रिए आपको गलत इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तसल्लुत देना चाहते हैं। हम में से ऐसे बहुत समझदार लोग हैं जिनको याद होगा कि नवाज शरीफ के जो वालिद साहब थे बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा साडा अपना जर्नैल होना चाहिए, अपना जर्नैल। उसका मकसद ये था कि अफवाज पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है, जो प्रेस्टीज है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल ताकत है, उसको इस्तेमाल किया जाए शरीफ ख़ानदान को तहद्दे क़यामत पाकिस्तान का रूलर बनाने के लिए। मॉडल उन्होंने पिकअप किया था मुत्तहिदा अरब इमारात और अरब ममालिक से, जहाँ वो रहे थे एग्ज़ाइल में। जब उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया लेट 70s में, उन्होंने देखा कि कैसे शाही ख़ानदान जो है फ़ौज उसकी अपनी होती है, जर्नैल जो है वो कोई कज़न होता है, कोई प्रिंस होता है। वहाँ से वो मॉडल लेकर आए थे और जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में इस मॉडल को पाकिस्तान में तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है। जनरल बाजवा ने तो डील की, उन्होंने तो कोई रुपए पैसे की डील की थी लगता है उनका तो कोई और, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अपना चीफ आया हुआ है जो इस वक्त सूरत हाल है। इस सूरत हाल से पाकिस्तान के अफसरान को और फ़ौज को बचने की शदीद ज़रूरत है। दो चीज़ों पे दोबारा एम्फसाइज कर दूं। पहली बात तो यह है कि ये जो ऑर्डर इज़ ऑर्डर और आई हैड माई ऑर्डर्स, इसका अतलाक जो है, इसकी पूरी जो सेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक एक मैदान जंग से है जहां आपको फील्ड कमांडर या जर्नैल के ऑर्डर्स को मानना है, वो आप पे लाजम है। बिकॉज वॉर का कंडक्ट और उसकी प्रोसिक्यूशन चल नहीं सकती अगर आप ऑर्डर्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दें। लेकिन सिविलियन इलाकों के अंदर फ़ौज को निहत्ते लोगों के सामने और आवाम के सामने खड़ा करके ये अपने आप को एक्सक्यूज़ देना कि आई हैड माई ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स और ऑर्डर्स, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और यही वो चीज़ है जब बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स ने, जूनियर आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी हाई कमांड को ये कह के बेदस्तो पाक कर दिया और उन्हें मजबूर कर दिया, उनके हाथ बांध दिए, जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की फ़ौज के अफसर जो हैं अपने अवाम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की आर्मी के अफसरान के लिए। मैं फिर कहूँगा दूसरी बात है को जिन लोगों को समझ ना आए उनके लिए थोड़ा सा ऐड कर दूं, इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर होता है नेशनल लॉ से। कोई माने ना माने, किसकी बात किसी की समझ में आए ना आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है नेशनल लॉ से। और ये जो न्यूरमबर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल हैं, इनके फैसलों के बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मोहसिन नकवी के नोटिफिकेशंस को या मरियम नवाज़ के नोटिफिकेशंस को ओबे करने के लिए। और पंजाब हुकूमत का ये जो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा तो लिया गया है, ताकतें तो वही दी गई हैं जो पुलिस की हैं, लेकिन वहाँ पे वायलेंस को ऑथराइज कर दिया गया है। ये खालिस्तान गैर कानूनी हरकत है। लेकिन गैर कानूनी की आप उस मुल्क में क्या बात करें जहाँ कानून का सहारा लेके कानून को तबाह किया जा रहा है। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर रेंजर्स जो घुस गए, शीशे दरवाजे खिड़कियां तोड़े, वो तो चले बात की बात है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में या सिंध हाउस हो या पंजाब हाउस हो, ये प्रोविंशियल टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पर आप घुस नहीं सकते। इनकी वही हैसियत है कानून की नज़र में जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर ब्रिटिश हाई कमीशन और एम्बेसी की या अमेरिकन एम्बेसी की या रशियन एम्बेसी की या हिंदुस्तान की एम्बेसी की सूरत हाल है। हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन एंड पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी हाई कमीशन, हिंदुस्तानी एम्बेसी जो है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी है। इस्लामाबाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हाउस और केपी हाउस वो केपी को बिलोंग करता था। वहाँ रेंजर्स घुसे कैसे कि तमाम लाकानूनियत थी। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि कानून के नाम पे कानून को पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेट बी अवेयर और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस मौके पे ये कहना ज़रूरी है कि ये सोचने की और शऊर को बेदार करने की जिम्मेदारी तो कोई सिर्फ पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर मिलिट्री अफसरान की नहीं है। यही सवाल खड़ा हो जाता है
पाकिस्तान के ताकतवर मेन स्ट्रीम मीडिया के ताकतवर मीडिया टाइकून्स पे, जो टेलीविज़न चैनल्स को भी कंट्रोल करते हैं, जिनके पास अखबारात भी हैं। मेरा सवाल है जियो न्यूज़ जंग और न्यूज़ अखबार के मालिक जनाब मीर शकील रहमान साहब से, मेरा सवाल है दुनिया न्यूज़ के और दुनिया अखबार के मालिक जनाब मियाँ आमिर महमूद साहब से, मेरा सवाल है डॉन ग्रुप के टीवी चैनल और अखबारात के जो पब्लिशर और जो फैमिली है उनसे, मेरा सवाल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के और एक्सप्रेस अखबार के जो मालिकान हैं उनसे, और बाकी तमाम लोगों से जिनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं। अब तो इस मार्केट के अंदर शर्जील मेमन साहब भी एक टेलीविज़न टाइकून बन चुके हुए हैं। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि कानून किस तरफ है और लाकानूनियत किस तरफ है? क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि हिस्ट्री की राइट साइड कौन सी है और हिस्ट्री की गलत साइड कौन सी है? मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी वक्त है, ये जो अगले 24 घंटे हैं, आप कम से कम बैठ के इसके ऊपर सोचेंगे ज़रूर कि आपको इस मौके पे शरीफ जरदारी आसिम रजीम के साथ खड़े होना है या आपको पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान की रियासत के और माशरे के मुस्तकबिल के साथ खड़ा होना है और अपने प्लेटफॉर्म्स को उसी तरह से इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अभी तक मुझे परेशानी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी जज साहिबान, मुसलसल सुन रहा हूँ कि 10 लोगों में 11 लोगों में मशावरत हो रही है, उनमें बातचीत हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप कोई पोजीशन लेंगे। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए अभी भी पोजीशन नहीं लेंगे, जब लोग निकल आए हैं सुप्रीम कोर्ट की खातर, लोग मरने मारने पे अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से, पंजाब के दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में आके उन्होंने पुलिस की आंखों में आंखें डाल के यहाँ पर उन्होंने अपना मुजाहरा किया है, तो आपसे जो तवक्कुआत थी वो कब पूरी होंगी? अब जो अगले 48 घंटे हैं जिनका आगाज़ हो चुका है, सैटरडे का दिन, हफ्ता और संडे का दिन, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। लग ये रहा है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम फ़ौज की प्रोटेक्शन में संगीनों के साए में मंडे में पार्लियामेंट का एक सेशन बुला के उस कंट्रोवर्शियल सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को पास करवाने का आगाज़ कर सकते हैं। लग ये रहा है, क्योंकि बड़ी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस किस्म के हालात हो चुके हैं इस्लामाबाद से लेके केपी तक और इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, इन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए, अगर चीज़ें ज़रा सी भी मंतकी हों, कि यही हुकूमत और ये टोला ये ऐलान करे कि जिस तरह की सूरत हाल है, और इन व्यू ऑफ द SCO, ये जो मौजूद हमें है, जो फीडबैक मिला है, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर तमाम तर जो डिबेट और डिस्कशन है उसे 40 दिन के लिए, ये 6 हफ्तों के लिए मौखर करते हैं। हम इसके फाइनल ड्राफ्ट को जो अब तक हमारे पास है, इसे हम मीडिया में सियासी जमातों को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम ये वादा करते हैं कि हम फौरी तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना रहे, और इसके साथ ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मजबूर किया जाए कि वो एक वीडियो स्टेटमेंट इशू कर दें कि इन व्यू ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, जो मैं हालात इस वक्त मुल्क के देख रहा हूँ, मैंने मुल्क के वसीतर मफाद में ये फ़ैसला किया है कि मैं और सरीना बेगम जो हैं, हम अब स्पेन और बरतानिया के दरमियान में अपनी बाकी ज़िंदगी बसर करेंगे, गुज़र बसर करेंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे 25 अक्टूबर को, रिटायर होना तो ये चाहिए, लेकिन अभी तक ये होते नज़र आ नहीं रहा। अंडर द सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस PTI की कोर कमेटी ने एहतजाज को कॉल ऑफ ना करने का जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले 48 घंटे पाकिस्तान के अंदर के डायनामिक्स के लिए और बैनुल-अक़वामी डायनामिक्स के लिए अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक इनकी इंटेंशंस का आपको कैसे पता चलता है कि चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर इशू करवाया गया है, जो चीफ जस्टिस ने वहाँ पे इशू किया है, जिसमें ये कहा गया है हुकूमत को कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपना प्रोटेस्ट मुजाहरा करने के लिए, और किसी वकील से या किसी दुकानदार से ये पिटीशन जो है वो डलवाई गई है, उनको एक प्रॉपर जगह जो है वो दे दी जाए। इनमें अंदाज़ा ये लगाएं कि रस्सी जल गई बल नहीं निकला, कि भाई आपने तो कभी NOC दिया ही नहीं किसी प्रॉपर जगह में। अब जबकि लोग सड़कों पर निकल आए हैं और 48 घंटों से लोग मुतहरिक हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको किसी जगह में जाके बंद कर दिया जाए, लेकिन इससे इनकी इंटेंशंस और इनकी जहनी खराबी का आपको पता चलता है। अब मैं वेस्ट की तरफ आ जाऊं कि वेस्ट की स्टेज के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। आप में से अक्सर लोगों को याद होगा कि हांगकांग में चंद तलबा अगर इकट्ठे होते थे 200, तो उसके बाद पूरी दुनिया के मगरबी ज़राए अबलाग अगले 48 घंटे तक ये डिस्कस करते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं हांगकांग के, इनके पास राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, क्योंकि वहाँ मामला चीन वर्सेस वेस्ट होता था। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि किसी मगरब के ज़राए अबलाग ने और जो काबिल ज़िक्र इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अभी तक ये सवाल और ज़िक्र उठाया ही नहीं। उसकी एक वजह तो ये है कि चूँकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक हॉलिडे की सूरत हाल होती है, अभी ये चीज़ यहाँ रजिस्टर नहीं हुई।
लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी अपने अपने कांग्रेसमैन, सेनेटर और मेंबर पार्लियामेंट तक पहुँचे और उन्हें ये कहे कि कम से कम फौरी तौर पे ट्वीट्स किए जाएँ जिसमें रेलेवेंट जो मिनिस्टर्स हैं, बरतानिया के केस में वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी है और अमेरिका के केस में जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो हेड है यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको कॉपी किया जाए और उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ मुजाहिरीन के पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है और जिस तरह से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है इसके बारे में हम कंसर्न्ड हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से इंटरनेट और मीडिया की बंदिशें हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं। अगर बहुत से कांग्रेसमैन, बहुत से सेनेटर्स, बहुत से एमपीज़ ये पोजीशन लेंगे तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो मजबूर होंगी कुछ ना कुछ पोजीशन लेने के लिए जिससे पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे ये खामोशी रहेगी तो ये एक तरह से टैसिट अप्रूवल समझा जाएगा जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो हुंता है उनके लिए कि हम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं या वायलेंस जो है उनके खिलाफ अनलीश की जा सकती है, जिस तरह से जनरल सिसी ने इजिप्ट में की थी जब उन्हें इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका और मगरब की तायद हासिल थी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू।